हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी कोशिश करते हैं कि आपके 200 या 100 क्वेश्चंस तो कवर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये हैं और आपके मतलब जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021-20 वाले में, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। किससे? रचनावाद से। किससे की है? रचनावाद। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ये निर्देशित करती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाए कि वे बच्चों की प्रकृति, उनके नेचर और एनवायरनमेंट, वातावरण के अनुरूप जो कक्षावी अनुवीक्षण है उसको आयोजित करें, ताकि सारे बच्चे अपने ज्ञान का क्या कर सके? निर्माण स्वयं कर सके। तो ये है इसका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस बार आपको 2020 की पॉलिसी से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है ना। इस प्रकार के जो शिक्षा शास्त्र उनका इसने प्रस्ताव रखा है और ये शिक्षार्थी को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है। कैसे? एक्टिव एजेंट के रूप में देखता है। ये हमारी 2020 वे अपने स्वयं के ज्ञान, पिछले अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस, एजुकेशन, शिक्षा और विचारों को लाते हैं। मतलब 2020 कहती है कि जो शिक्षार्थी हैं अपने स्वयं के ज्ञान और पिछला जो अनुभव है, शिक्षा और विचार है, उनको लाते हैं और यह इस बात को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है कि वे एक नई जानकारी कैसे सीखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम को सीखने के लिए अधिगम के रूप में केंद्रित है और ये सुझाता है कि सभी विद्यार्थी का जो विकास हो वो कितने डिग्री तक होना चाहिए? 360 डिग्री विकास होना चाहिए और सभी शिक्षा व्यवस्था में कामयाब हो सके और समस्त शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समानता एवं समावेश होना चाहिए। ये भी 2020 की पॉलिसी कहती है। तो किस यहाँ पर पूछा है कि सभी विद्यार्थी का विकास कितने डिग्री का होना चाहिए? 360 डिग्री किस पॉलिसी में कहा गया है? 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। अब बताओ भाई, जो हमारा एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होनी चाहिए? तो एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, ताकि वह जो बालक है, बालक की कमियों को दूर करे और उनसे एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन बनाए, यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। इसीलिए सुविधादाता। सुविधादाता मतलब उनके अंदर जो, बच्चे के अंदर जो कमी है उनको सुधारे, उनको दूर करे और उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना कि बच्चा ये ना सोचे कि मैं बताऊं या ना बताऊं, है ना। तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सीबीएसई। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म बताओ जरा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि, दोबारा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण
किस या जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है किस चीज़ की। तो याद रखना है, इससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकते हैं, स्कोर गुड ग्रेड्स। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ये आपका हो सकता है। आगे पढ़ते हैं ऑप्शन। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों, जब तक वो प्रश्न नहीं उठाएंगे तब तक बच्चा सीखता कहाँ है ना। नियमों का अनुपालन करने के लिए तो ऐसे तो हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें। प्रगतिशील शिक्षा वही है। प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिमान है उसमें बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जा रहा है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि जो सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, उनकी मानसिक वृद्धि में विकास हो, उनमें अवश्य ही उनको क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 5th। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो 2020 की पॉलिसी कहती है कि एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक स्कूल के बच्चों से कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए बच्चों की जो भाषा का यूज़ करना चाहिए वो है मातृभाषा, बच्चों की मातृभाषा, ताकि वो उसको पूरी तरीके से समझ सकें, उसका अर्थ, उसका मीनिंग निकाल सके, है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 2020 की पॉलिसी है, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में पढ़ाई के माध्यम का प्रयोग करना चाहिए और इसे आगे की कक्षाओं के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, ये बोला गया है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल पर नए हैं, चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई सीटेट के फर्स्ट पेपर में पूछा, मतलब फर्स्ट में पूछा गया है तो आपके में नहीं आएगा। ये 2020 की पॉलिसी है और 2020 की पॉलिसी अगर आपके पेपर में दी है तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सो अभी मैंने बताया है किस चीज़ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मातृभाषा को। किसके? मातृभाषा। ये जो नीति है ये बहुभाषावाद को वैसे बढ़ावा दे रही है 2020, क्योंकि बहुभाषी शिक्षा जो छात्र होते हैं उनके शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र की मातृभाषा या मूल भाषा का उपयोग करने पर वो जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है? अभिकथन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल आपका सही है और कारण दिया है उन्होंने, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं, जो भी सार्थक अवधारणाएं होते हैं उन्हें बहुत अधिक तेजी से सीखने और सीखते वो समझते हैं। बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखो, अगर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और ये जो शिक्षा नीति है इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नई शिक्षा नीति है 2020, इसमें जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है वो 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, बांटा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5+3+3+4 याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा क्या शिक्षा पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु तक सीमित नहीं होनी चाहिए, तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित नहीं, रटने पे नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख। भाई ये प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी बल्कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल समालोचनात्मक क्या होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और इसको बढ़ावा देने के लिए भी, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुभव जनित यानी कि अनुभव एक्सपीरियंस से रिलेटेड अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो कि अनुभव एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके कॉन्सेप्ट, उसके अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं 2020, तो ऑप्शन तो हो जाएगा बी। 2020 की पॉलिसी जो है ना, इस नीति का जो लक्ष्य है 2020 का जो एम है, टारगेट है, वो है 2030 तक सकल नामांकन अनुपात कितना करना, 100% करना है। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाना। इस नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना भी की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं पॉइंट्स बताते हुए चलूंगी। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये किसकी वकालत करता है? भैया ये करता है समावेशी शिक्षा की। और इसी अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, चाहे वो अलाभान्वित समूह के बालक हो या दुर्बल वर्ग के हो या निःशक्त बालक हो या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक हो, सभी को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10th। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ये जो है किस पर आधारित है? सो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है, ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है ये सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है का अधिकार देता है। और ये अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ जो गैर लाभान्वित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसीलिए अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का जो प्रयोग है वो उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उपयुक्त है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए। शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए शारीरिक दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू हुआ। इसमें कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है, जिसमें अंधापन, अल्पदृष्टि, भाषण और भाषा का विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित, बहरापन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मतलब बहुत सारी ऐसी क्या है उनको दिव्यांगताओं को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो ये आपका जो बढ़ावा दे रही है वेतन पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर देख लेते हैं सारे ऑप्शन को। वेतन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास,
ठीक है, वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। रटकर याद करना, क्या रटकर याद करने को देगी? और जो आपका फर्स्ट वाला है ना वेधन पुनरावृत्ति, तो इसको भी नहीं देती। अन्वेषण आधारित और चर्चा आधारित, बिल्कुल भाई, थर्ड और फोर्थ आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। केंद्र सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 1968 और 86 के बाद भारत की स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, इसका उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। तो जिन चीज़ों को बढ़ावा देती है वो आपको मैंने बता दिया। अन्वेषण आधारित अधिगम, चर्चा पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, खेल एकीकृत शिक्षा होनी चाहिए और कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। तो बाकी भी मैंने बता दी, अन्वेषण, चर्चा, व्यवहारिक, खेल एकीकृत और कहानी आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम लर्निंग के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम या करके सीखना। तो अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों चारों पे ही बल देती है, चाहे वो अनुभवात्मक हो, भाई एक्सपीरियंस लर्निंग भी बिल्कुल, डिजिटल भी आजकल ज़रूरी है, वैज्ञानिक भी और करके सीखना। तो ये आपके सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों ही NEP 2020 के अधिगम में ऐसे तरीकों पर ये बल दिया जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मतलब ये आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं, किस कारण से? जो गलतियां होती हैं वो किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं? तो बताइएगा किस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ये विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए, देखो अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण में तो बिल्कुल वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराते हैं? जी नहीं, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट और देख लेते हैं, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाए, कुछ बच्चों को क्यों, सभी इक्वल होते हैं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी इम्पोर्टेंट। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ? तो गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे के जो विचार हैं उनको समझने का एक तरीका है ना, उपलब्ध करा, जिसे अवगत होकर ही जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वो उनके विचार और भावों को निर्देशित कर सकता है, उनको समझ सकता है। निर्देशित करने के बाद उनको वो सुधारने का काम कर सकता है टीचर, है ना। जब बच्चा गलती करेगा तभी तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प मानक कक्षीय शिक्षण के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है? निम्न में से कौन सा विकल्प मानक कक्षीय शिक्षण के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है? तो ये है हमारा दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जो है मानक कक्षीय शिक्षण के एक बेहतरीन विकल्प के रूप में स्थापित हुआ है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य पाठ्य सामग्री तैयार करना है और इसमें जो शिक्षक होते हैं वो सामने नहीं होते हैं, इसीलिए पाठ्य सामग्री ही शिक्षक का काम करती है। तो जो पाठ्य सामग्री होती है उसे इस तरीके से तैयार किया जाता है कि बच्चा उसे ईजिली पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिकार है या है? कौन कौन से बच्चों के अधिकार हैं? उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना भी है, जीवन का अधिकार भी है, माता पिता की देखभाल के लिए भी है और मातृभाषा की बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? बच्चों के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल शिक्षा बेसिक एजुकेशन योजना का उद्देश्य क्या है? बताइएगा। मूल शिक्षा जो है हमारी बेसिक एजुकेशन, उसका उद्देश्य क्या है?
प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाना, शिक्षा को व्यवसाय की बनाना, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा करना है, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य। देखिए, जो बेसिक एजुकेशन होती है उसका उद्देश्य है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया करना। व्यक्ति के व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा आवश्यक है ना। व्यक्ति शिक्षा के द्वारा समाज के जो आधारभूत नियम हैं, व्यवस्था है, समाज के प्रतिमान हैं, मूल्य हैं, उनको सीखता है। मूल शिक्षा योजना व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है, जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति निम्न में से हुई है। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? शिक्षा, एजुकेशन। ये एजुकेशन जो है ना, ये लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से हुई है। और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ई, जिसे ए बोला जाता है, तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना। ई का मतलब अर्थ यहाँ पर होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को, जो अंदर छुपी हुई शक्ति हैं, उनको बाहर की ओर क्या करना, बाहर की ओर प्रकट करना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। यही शिक्षा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 3H में नहीं आता है? 3H में आपके हाथ, सिर, हृदय, हैंड, हेड और हार्ट, ये आप बीएड में भी पढ़ते हुए आए होंगे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा समग्र, हॉलिस्टिक, ये वाली नहीं आती है। सिर आपका हेड हो गया, हृदय हार्ट हो गया और हाथ हैंड हो गया। ये 3H गांधी जी से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 में स्वतंत्रता से 10 वर्ष पहले एक नई सामाजिक व्यवस्था के लिए नई तालीम, नई शिक्षा, जिसे बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है, की आवश्यकता की कल्पना किसने की थी? भाई, जो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन है, महात्मा गांधी, ठीक है ना। कौन है? महात्मा गांधी जी ने करी थी। और बुनियादी शिक्षा के रूप में भी इसे जानते हैं। सामाजिक व्यवस्था के लिए एक नई तालीम महात्मा गांधी ने ही करी थी। और इसी को वर्धा योजना, ठीक है, बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा आदि नामों से जानते हैं। बुनियादी शिक्षा, वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, ये सब वर्धा योजना के ही नाम हैं। बुनियादी शिक्षा का मतलब है या तात्पर्य है शिक्षा की उस प्रणाली से जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करना था, और शिक्षार्थी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना भी था, ठीक है। तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान किताबी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ और कई गुना अधिक उपयोगी होता है। यह कथन किसने कहा कि एक्सपीरियंस के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबी ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ और कई गुना अधिक उपयोगी होता है। ये जो सुझाव है वो महात्मा गांधी जी का ही था। ऑप्शन बी यहाँ पे ध्यान रखना है। गांधी जी का कहना था कि यदि हम इस दुनिया में वास्तविक शांति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बच्चों को शिक्षित करना ही चाहिए। गांधी जी बच्चों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। आज एक सफल रूप में वो काम भी कर रही हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नांकित या निम्नलिखित पंक्तियाँ किस शैक्षिक विचारक को संदर्भित कर? उनका मानना था कि प्रत्येक छात्र को अपने धर्म से परिचित होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयोग तक शुरू हुए जब वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका लौटे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी।
1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आते हैं और इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस NRI डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 23। सही मायने में शिक्षा है व्यक्ति को परिपक्व तथा स्वतंत्र होने में मदद करता है, प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए। तो देखो भाई यहाँ पर ना दोनों ही क्या है, सही मायने में शिक्षा है। सही मायने में शिक्षा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को परिपक्व अथवा स्वतंत्र होने में मदद करना तथा प्यार और अच्छाई में बहुत फूलने के लिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को मैच्योर है ना और स्वतंत्र फ्रीडम उसे यानी स्वतंत्र बनाने में मदद की जा सकती है और प्यार व अच्छाई की भावना को भी क्या करता है, जागृत करने में मदद करता है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात जो शक्तियां हैं उनका विकास होता है, उसके ज्ञान एवं कौशल में क्या होती है, वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उसे सभ्य संस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो दोनों ही क्या हैं आपके ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का 24। ठीक है, संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करें और उनका संचालन करने का अधिकार है? बताइएगा यहाँ पे। सो ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 29। हमारा संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वो किसी भी धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का उसको अधिकार है। अब यहाँ पर आया है आर्टिकल 15। राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर क्या नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी यानी कि अर्थ अर्थात धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन करता है, यानी कि राज्य को आदेश देता है। 46 DPSP नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं 28 आर्टिकल 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित किए जा रहे हैं, वहाँ पर किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सभी धर्म राज्य के क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 28, 29 और 15 क्या है, मौलिक अधिकार हैं और जो 46 है वो राज्य को निर्देश है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। NCERT के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर NCERT के दिशा निर्देश कहते हैं कि स्कूलों में जो कला शिक्षा है उसके लिए कुल समय का 1/4 भाग आवंटित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्था जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र और राज्य को एडवाइस देती है, सलाह देती है। नेक्स्ट है 26। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, आपके एग्जाम में आए, इसीलिए बोल रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और साथ ही किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों। सो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये आपका 11 नवंबर को हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर उनकी स्मृति में मनाया जाता है। और वैधानिक रूप से इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 11 नवंबर 2008 से हुई थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का कार्य नहीं है? एनसीईआरटी का काम कौन सा नहीं होता है? एनसीईआरटी वित्तीय सहायता और शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करके अन्य संस्थानों संगठनों के अनुसंधान कार्यक्रमों का भी समर्थन करता है, लेकिन ये जो विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन ये नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन बी। पाठ्य पुस्तक लिखता है, विद्यालय शिक्षा में होने वाले शोध कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, शिक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देता है, लेकिन ऑप्शन बी ये प्रोवाइड नहीं कराता। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश जो है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा वर्धा योजना है, इसमें विद्यालयी परिवेश पर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो था प्रकृतिवाद का। उन्होंने शिक्षा को चार दीवारी से मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि बच्चे को प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए। वो मानते थे कि बच्चों को शिक्षा स्वतंत्रता के वातावरण में दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अधिक से अधिक नॉलेज ग्रहण कर सके। नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबंध शिक्षण पर प्रोजेक्ट है, परियोजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालय की कल्पना की गई जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना गया। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका 2020-21 वाली में आया था। नवोदय विद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत में समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर देखो 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पहले शिक्षा मंत्रालय को इसी नाम से जानते थे, तो इसने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में शामिल होने या उनको शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की थी। बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि के बावजूद शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो दोनों ही कथन क्या है, दोनों ही पॉइंट्स अपनी अपनी जगह सही हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी बच्चे, चाहे वो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक रूप से अगर कमजोर भी है, तो उन्हें एक समान व सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना, बच्चे के अधिकार का सम्मान करना, ये सभी क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। समावेशी शिक्षा कहती है कि बच्चा अगर शारीरिक, मानसिक किसी भी रूप से क्या है, ग्रस्त है या प्रॉब्लम है, कमज़ोर है, फिर भी उसे जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ उसे पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो उनको एक साथ बैठाना, कोई भेदभाव किए बिना उनको शिक्षा देना, यही क्या है, समावेशी शिक्षा है, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा। इसे एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है। बिल्कुल मान सकते हैं। इसमें विद्यालय रूपांतरण की प्रक्रिया और बच्चों के अधिकार और शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। बिल्कुल है भाई। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके दोनों ही कथन सही हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में क्या है, दोनों ही पॉइंट सही हैं। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक विद्यालय, कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है। कक्षा एक छोटा समाज होता है जहाँ सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बुद्धिमान होंगे, कुछ सुस्त होंगे, कुछ भावात्मक रूप से जो हैं वो बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अक्षम भी होते हैं। तो समावेशी शिक्षा को एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कक्षा बनाने के बारे में यहाँ पर बात की गई है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत, उसे महत्व दिया जाए, उसे सम्मान हो उसका, और वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में सक्षम हो। समावेशी शिक्षा में विद्यालय रूपांतरण की प्रक्रिया और बच्चे के अधिकार और शिक्षा तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक सफल समावेशी शारीरिक शिक्षा
कार्यक्रम में सभी छात्र पूरी तरह से निर्देशात्मक गतिविधियों में लगे हुए रहते हैं, समान रूप से अनुभव साझा करते हैं और एक साथ सीखते हैं। तो ये आपका है समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आता है 1995 की एकीकृत शिक्षा लंबे समय तक नहीं चल सकी, सही विकल्प का चयन करें जो एकीकृत शिक्षा का हिस्सा नहीं है, जो इस शिक्षा का हिस्सा नहीं है। बताइए जल्दी से। तो देखो भाई, अगर बात करते हैं 1995 की एकीकृत शिक्षा लंबे समय तक क्यों नहीं चल सकी, तो उसमें एक ही कक्षा में साथ साथ सीखने वाले विविध छात्रों को सेवा देना। देखो भाई, साथ साथ सीखने छात्रों को सेवा देना नहीं है, जबकि इसके उपरांत अन्य तीनों ही कथन क्या है, एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में सही है और सही वाले बताने थे आपको। तो देखो, एक ही कक्षा में साथ साथ सीखने वाले विविध छात्रों को सेवा देना ये नहीं था इसमें एकीकृत में। मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के बिना विशेष बच्चों का नियमित विद्यालय में प्रवेश, जब मतलब जो विशेष बच्चे हैं जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चीज़ में कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए नियमित विद्यालय में प्रवेश था। अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चे को संसाधन कक्ष में जो है रखा गया है, जहां ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकारी या निजी स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया। तो ये आपके तीनों सही हैं, ठीक है। एकीकृत शिक्षा होती क्या है वो जानना है। तो एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 32 डैश में कार्य अनुभव को कार्य शिक्षा कहा गया और इस प्रकार यह शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाता है क्या? तो वो है आपका NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 34 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को सितंबर 2005 में डैश के द्वारा अनुमोदित किया गया था। किसके द्वारा अनुमोदित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 एक मिशन मोड में देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा UEE प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है वो? सो ये याद रखना है, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यान्वयन वर्ष है वो है आपका 2000 से 2001 के बीच में। और ये ध्यान रखना है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय और वैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 36 व्यावसायिक वोकेशनल और कौशल कार्यक्रम के संबंध में नई नीति कब शुरू की गई थी? तो इसके संबंध में जो है 2020 में ये शुरू की गई है और इस नीति का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक रहने योग्य बन सके और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का भलीभांति निर्वहन कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी NEP 2020 से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? हाँ, NEP 20 निम्नलिखित में से कौन जो है NEP 2020 से रिलेटेड है? ऑप्शन सी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, क्योंकि इसी ने ये पूरा मसौदा तैयार कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा को पेश किया गया है? तो ये जो किया गया है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। क्या है? 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के 5 बुनियादी सिद्धांतों की वकालत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, है ना, तो समग्र होलिस्टिक्स विकास के लिए पाठ्यचर्या समृद्ध करना, परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये सभी कार्य सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के 5 बुनियादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को रटने के लिए स्थापित कर दिया, तो ये वाला आपका नहीं है। समग्र होलिस्टिक विकास,
परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, और ये सारी चीज़ें थी सामाजिक विज्ञान को बढ़ाने की पांचों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि किस चीज़ की सिफारिश करता है एनसीएफ 2005? ऑप्शन ध्यान रखना, बच्चों को विषय के वास्तविक जीवन से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही। छात्र को केवल विद्याविद नहीं, बच्चों को विषय वस्तु सीखनी चाहिए, परीक्षाओं में अच्छा करना चाहिए, छात्रों को सभी पुस्तकों को विद्यालय ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में से एक है। ये रूपरेखा भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अभ्यास बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूली जीवन के बाहर वास्तविक के जो जीवन है उससे जोड़ना है, और ये सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, अपोजिट है, जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच में जो है वो अंतराल बनाए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन सही है वो आपसे बोल रहा है कि विदेश मंत्रालय ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की थी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2009-10 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा को संशोधित किया गया और इसे माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा नाम दिया गया था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न सामुदायिक संचालन गतिविधियों की योजना बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सी वे सामुदायिक संचालन गतिविधियां हैं? मदर सम्मेलन, हाट बाजार। तो देखो भाई, आज जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, विभिन्न राज्यों में के अंतर्गत अलग अलग सामुदायिक संचालन गतिविधियां की योजना बनाएगी। मदर सम्मेलन, हाट बाजार आदि गतिविधियां भी इन सामुदायिक संचालन गतिविधियों में शामिल हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, दोनों ही ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना डैश वर्ष शुरू की गई थी, कब? तो माध्यमिक स्तर पर विकलांगता के लिए समावेशी शिक्षा की योजना 2009 और 10, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्य भी रखे गए हैं, जैसे कि बाधित बालकों की प्रारंभिक स्तर पर पहचान कर लेना, उनके लिए कार्यक्रम बनाना। दूसरा है शारीरिक तथा मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक जो सामान्य शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं, यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपमान, तिरस्कार और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए सीबीएसई के वर्तमान सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में शामिल है? इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, कौन कौन से शामिल हैं? तो जल्दी से बताइएगा कौन कौन से यहाँ पे शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो भाई, आपके तीनों ही शामिल हैं, है ना। नेक्स्ट तीनों ही विषयों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए स्वशिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का केंद्र क्या है? तो इसमें जो केंद्र था वो था बाल अधिकार, ऑप्शन ए। बाल अधिकार, बाल एवं किशोर शिक्षा अधिकारों का संरक्षण में छात्रों, अध्यापक और अभिभावकों के लिए लाभ के लिए बाल अधिकारों पर स्वशिक्षण और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ये ध्यान केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण था? तो इसमें जो था वो था शिक्षा प्रणाली के अधिकार, कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने में सक्षम न होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2006 में अंग्रेजी शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा प्रकाशित स्थिति पत्र के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक अपेक्षित संसाधन है? तो वो है मूल सामग्री। देखो,
2006 में अंग्रेजी शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा प्रकाशित स्थिति पत्र के अकॉर्डिंग सर्वाधिक अपेक्षित संसाधन मूल सामग्री। पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन उपयोगी सामग्रियों का उपयोग करता है वह शिक्षण की मूल सामग्री या शिक्षक अधिगम सामग्री कहलाती। मूल सामग्री वह सामग्री है या उपकरण या युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्र और उनके समूह के मध्य प्रभावशाली ढंग से जो है ज्ञान का संचार होता है, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, चार्ट हो, संगणक हो, ग्राफ दर्शन वाला चित्र हो, टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हो या वास्तविक वस्तु फोटोग्राफ, कुछ भी हो। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एनसीईआरटी के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों के लिए तय किसी शिक्षण दिन के 4 शिक्षण घंटों में से बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए? एनसीईआरटी कहती है कि इनको 30 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, यानी कि आधा घंटा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2016 के मसौदे के अनुसार डैश की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पर? तो ये है आपका इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। मसौदा निधि के हस्तक्षेप कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि पहुंच और भागीदारी, शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और परीक्षा में सुधार, शिक्षक विकास और प्रबंधन, कौशल विकास और रोजगार योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी जो 150 क्वेश्चन है वो कल फिनिश हो जाएंगे एक वीडियो में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था? तो ये जो सुझाव दिया ये आपको पहले भी बताया है। ऑप्शन से विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। 50 से आगे 51 से लेकर के आपके जितने भी हैं उनको करेंगे हम लगभग 150 क्वेश्चन। कल एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, जय उत्तराखंड।